बाखबर में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा करेंगे बाखबर के दूसरे रंग में। जुड़ा मामला सत्ता के संगठन से है, भाजपा संगठन से है। दरअसल बीजेपी हमेशा अपने मंत्रियों पर नजर रखती है, निगरानी रखती है। तरीका उसका कई बार अलहदा होता है, जुदा होता है। इस बार भी तरीका पुराना ही है। दरअसल भाजपा संगठन ये चाहता है कि जो मंत्री हैं उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनका स्टाफ है, वो किस मिजाज का है, उसकी स्थिति क्या रही है नौकरशाही के मामले में, वो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त रहा कि नहीं रहा, इन सब बातों को लेकर भाजपा के संगठन महामंत्री या संगठन ने एक तरह से फरमान जारी किया कि वो ये बताए जो मंत्री अपने यहाँ स्टाफ रख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस के हैं, और राजनीतिक रूप से या यूं कहें कि विचारधारक रूप से वो किस बिरादरी से आते हैं, उनकी घुट्टी क्या है, उनकी नाल कहाँ गड़ी हुई है। ये बहुत सारी बारीकी चीजें, बारीक बातें हैं जिन पर संगठन ने जवाब चाहा है मंत्रियों से। मेरे बारे खुद के बारे में मांगेगा संगठन तो जानकारी दूंगा। हाँ, मांगना चाहिए और देना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। मतलब ये कि संगठन को ये अधिकार है, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, मंत्री की जानकारी मांग सकता है, मंत्री के काम पर नजर रख सकता है, और किसको मंत्री बनाना किसको हटाना ये भी संगठन का अधिकार है। पार्टी का टिकट संगठन देता है, चुनाव संगठन लड़ाता है, तो उसके स्टाफ की जानकारी क्यों नहीं मांग सकते। भाजपा के इसी रवैये पर, संगठन के इसी नए पैंतरे पर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमान से, ऋषि पांडे जी से। पांडे जी, आपने सुना वरिष्ठ मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी ने कहा कि संगठन का ये अधिकार है कि वो हमारे बारे में पूछे, उसका ये भी अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए, कौन मंत्री बने कौन ना बने, ये भी। हालांकि ये अधिकार तो मुख्यमंत्री का होता है। खैर, संगठन के मामले में चूंकि गुप्ता जी का समर्पण ज्यादा है, हम इस पर बात करेंगे आपसे कि क्या ये सही है जो कुछ हो रहा है। देखिए राघव जी, ये 13 साल हो गए सरकार को, पहली बार की बनी हुई सरकार है नहीं, 2 महीने पहले किसी सरकार ने शपथ ली नहीं है। 13 साल में अब वो मशीनरी पूरी आपकी हो चुकी है। यदि अभी भी आपको मंत्रियों के स्टाफ पर भरोसा नहीं है, आज भी यदि वो कांग्रेस के ही माने जा रहे हैं, तो इसमें फेलियर किसका है? हमको इस पे गौर करना पड़ेगा। फिर जो आईएएस बैठे हैं, आप इस पे खाली मंत्रियों के स्टाफ पे मत जाइए, फिर जो प्रशासन का जो पूरा तंत्र है ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर उसकी स्क्रूटनी करना पड़ेगी कि कौन सा आईएएस कांग्रेस सरकार में किस मंत्री के ज्यादा क्लोज था। कमोबेश कई सारे आईएएस होते हैं जो कि उनका काम ही है मंत्री को सही सलाह देना। उसी तरह से जो स्टाफ होता है, मंत्रालय का जो स्टाफ होता है, जो मंत्रियों के अटैच होता है, वो अनुभवी लोगों को ही मंत्री नोटशीट ठीक ढंग से लिखना जिसको आना चाहिए। लेकिन पांडे जी, दरअसल संगठन महामंत्री नए हैं। बीजेपी की सरकार भले ही 13 साल से है, लेकिन जो संगठन महामंत्री आए हैं सुहास भगत जी, वो नए हैं। संगठन से दूर रहकर उन्होंने देखा होगा जब वो संघ में थे कि बीजेपी के सरकार में गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी कौन करता है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसको नए सिरे से नई एक्सरसाइज शुरू की ताकि वो ये समझ पाए कि जो मंत्री के स्टाफ में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी, अखबारों में भी छपता है कई बार, मंत्री तो ठीक है, संगठन की भी राय होती है कि जो मंत्री के यहाँ काम कर रहे हैं अधिकारी, वो बड़ी गड़बड़ी करते हैं, कई बार भ्रष्टाचार भी करते हैं, और वो भ्रष्टाचार इस हद का होता है कि मंत्री भी उसमें कई बार कुछ कर नहीं पाता है। मुझे स्मरण है कि पिछले दिनों एक बार बड़े स्तर पर यह कहा गया था कि मंत्री अपने स्टाफ को बदलें, लेकिन मंत्री ने ये जवाब दिया कि मेरी उनसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं उनको बदल नहीं सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो इस बात का है कि शिकायतें आ रही हैं और अधिकारी कर्मचारी जो मंत्री के स्टाफ में, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, कई सारे मंत्रियों की हमने कार्यप्रणाली देखी है। प्रशासन को चलाने के लिए, उसके विभाग को का सही ढंग से कार्यों के क्रियान्वयन के लिए मंत्री दक्ष नहीं होता है। उसको एक मजबूत स्टाफ, मान लीजिए संघ या आरएसएस या बीजेपी अपने कैडर को मंत्रियों के स्टाफ में मान लीजिए उन्होंने रख दिया, उससे ज्यादा ये जो आप कह रहे हैं, मान लीजिए, दरअसल बहुत सारा स्टाफ तो वैसे ही है जो आप कह रहे हैं, जिसको मानने की बात कर रहे हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, 13 साल हो गए हैं। 13 साल में आप यदि अपना स्टाफ ही मंत्री अभी तक चुन नहीं पाया, मंत्रियों को अभी तक, यदि आप इतने उनके मंत्रियों के विवेक पे यदि आप इतना ज्यादा शक कर रहे हैं कि वो अभी तक ताड़ नहीं पाए कि ये पिछले मंत्री से अभी तक इसके कनेक्शन है या कांग्रेस में इसकी जड़ें
बीजेपी सरकार से ज्यादा मजबूत कांग्रेस के समय थी, तो ये फेल्योर किसका माना जाएगा? आपकी सरकार का, आपके मंत्रियों का। और ये शुरुआत है, इसको आप किस लेवल तक ले जाएंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि जो नए संगठन महामंत्री हैं, अब वो बीजेपी की सरकार को नए तरीके से कसना चाहते हैं, नए तरीके से कसावट करना चाहते हैं, क्योंकि अब अगले चुनाव के लिए सिर्फ 2.5 साल बचे हैं। वो चाहते हैं कि जो त्रुटियां हैं, जो गड़बड़ी हैं, जो गंदगी है, वो इस सरकार में अब ना रहे, चाहे वो अधिकारियों के मंत्रियों के सहायक के रूप में हो या मंत्रियों के स्टाफ के रूप में हो। क्या लगता है आपको? उनकी सोच अच्छी हो सकती है, इस सोच को आगे बढ़ाना उनको संघ ने किसी दायित्व, किसी विचार के साथ ही किसी यहाँ पे बीजेपी में भेजा है, निश्चित रूप से उसको अपने एजेंडे को चलाएंगे वो। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत आपने पूछी है, तो व्यक्तिगत रूप से मैं इसको बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी आ जाएगा, यदि मंत्री ऊपर से कड़क है, यदि मंत्री का रवैया, मंत्री की जो कार्यशैली है, मंत्री यदि खुद बीजेपी के वर्कर्स को और जनता के प्रति ज़्यादा उसका झुकाव है, तो स्टाफ कुछ नहीं कर सकता। मंत्री के ऊपर आपको लगाम रखनी पड़ेगी, मंत्री को वो सुशासन का पाठ देना पड़ेगा कि भैया आपको इस लाइन पे चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ तो वही करेगा। यदि स्टाफ गड़बड़ है तो मंत्री, मैंने ऐसे मंत्री देखे हैं कई सारे, जो 2 मिनट में अपनी नोटशीट को पढ़ के समझ के और स्टाफ की खिंचाई कर देते थे, तो अगली बार स्टाफ भी वो गड़बड़ी करने से रुक जाएगा। दरअसल दिक्कत ये हो रही कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं मंत्री वो कर नहीं पाते हैं। कई बार वो स्टाफ पर आता है मामला, अधिकारियों पर आता है। पिछले दिनों जो करप्शन की बात हो रही है, पिछले दिनों जो नौकरशाही के नाफरमान होने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं संगठन इस बात को बहुत बारीकी से देख रहा है। और मुझे लगता है कि ये अभी उस एक्सरसाइज का पहला चरण है, उस पूरे कवायद का पहला चरण है। वो अधिकारियों के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसे अधिकारियों को मंत्री के यहाँ से विदाई का दौर शुरू हो जाएगा जो संगठन की या कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। फिर होगा क्या? नया स्टाफ आएगा, वो काम को समझेगा, जब तक चुनाव सर पे आ जाएंगे। सरकार के पास काम करने के लिए समय कितना बचा है? आखिरी का 1 साल चुनाव की तैयारियों में बीत जाता है, 6 महीने पहले से आचार संहिता लग जाती है, तो काम करने का समय तो 1 ही साल बचा है ना, 1 सवा साल तो काम करने का बचा है। अब इसमें यदि आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली, नया स्टाफ ला के रख दिया, स्टाफ काम को समझेगा, मंत्री के साथ ट्यूनिंग बिठाएगा, कार्यकर्ताओं को, जिले के कार्यकर्ताओं तक अपनी पैड बनाएगा, तब तक तो मैंने वही कहा समय हो जाएगा। तो कुल बहुत मिलाकर लेट हो गया। मुझे ऐसा लगता है कुल मिला के ये डगर, सुहास भगत जी की नियुक्ति थोड़ी लेट हुई है, थोड़ा पहले हो जाती तो शायद अब तक बहुत कुछ सुधर चुका होता। तो कुल मिलाकर ये डगर, ये कठिन है बहुत कठिन। और उम्मीद करते हैं कि सुहास भगत जी का या बीजेपी संगठन का जो नजरिया है, जो कोशिश है, जो कवायद है, वो कामयाब हो। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के भले के लिए जो कुछ होता हो, सूबे के भले के लिए जो भी कुछ किया जाए वो सफल हो। इस उम्मीद के साथ हम शुभकामना भी देते हैं भाजपा संगठन को, सुहास भगत जी को। इस चर्चा को हम यही रोकते हैं और हम पहुंचते हैं अब बाखबर के दूसरे और आखिरी तीसरे रंग पर। ऋषि जी, इस चर्चा के लिए आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो बाखबर में का तीसरा रंग, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगेगा, सुखद लगेगा, और इस रंग को सुनने के बाद, इस घटना कहानी को सुनने के बाद आप अच्छा महसूस करेंगे। बात दरअसल हो रही है दूध की और दूध के उत्पादन की। हिंदुस्तान में दूध की कमी है, गाय की कमी है, पशु चारे की कमी है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हम उदाहरण देना चाहते हैं एक ऐसे देश का जहां दूध का उत्पादन उसकी राष्ट्रीय आय है और उसकी आय का और उसके बजट का बहुत बड़ा आधार है। उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसमें औसतन हर एक आदमी के पास 4 गाय हैं। पूरे विश्व में वो खेती के मामले में नंबर 1 है। सिर्फ 33 लाख लोगों का ये देश है और 1 करोड़ 20 लाख यहाँ गाय पाई जाती हैं। हर एक गाय के कान पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रखी है, जिससे कौन सी गाय कहाँ पर है वो उसका मालिक, उसके किसान उसको देखते रहते हैं। एक किसान मशीन के अंदर बैठकर फसल की कटाई कर रहा होता है तो दूसरा उसे स्क्रीन पर जोड़कर देखता है कि फसल का डाटा क्या है। दरअसल किसान को ये पता होता है कि प्रति वर्ग मीटर पैदावार कितनी हो रही है और वो स्वयं उसका विश्लेषण भी करता है, उसका एनालिसिस करता है। 2005 में 33 लाख लोगों का यह देश 90 लाख लोगों के लिए अनाज का उत्पादन करता था। 2 करोड़ 80 लाख लोगों का अनाज का उत्पादन करने वाला यह देश उरुग्वे असल में सफलता के पीछे किसानों की और पशुपालकों की बड़ी भूमिका है। पूरी खेती को देखने के लिए यहाँ 500 इंजीनियर काम करते हैं। ये लोग ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए किसानों पर नजर रखते हैं और खेती के तरीकों को देखते रहते हैं। यानी यहाँ पूरा मामला कंप्यूटराइज्ड है और तकनीक पर आधारित है।
दूध, दही या मक्खन के साथ यहाँ की आबादी कई गुना ज्यादा कृषि का उत्पादन करती है, अनाज उत्पादन करती है। सब अनाज, दूध, दही, घी, मक्खन आराम से निर्यात भी करते हैं और हर किसान यहाँ लाखों रुपए की आय कमाता है। कम से कम आय एक आदमी की यहाँ 1,25,000 रुपये महीने की है, यानी $19,000 सालाना। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य है और यहाँ राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह गाय और घोड़ा है। उरुग्वे में गाय की हत्या करने पर तत्काल फांसी का कानून है, लेकिन हमारा ये देश जो गाय को गौ माता कहता है, यहाँ गाय के मारने पर अभी झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, सजा की बात बहुत दूर है। उम्मीद करते हैं कि भारत और हम लोग उरुग्वे जैसे देश से कुछ सीखेंगे और कम से कम खेती के मामले में, किसानी के और गाय के मामले में सक्षम होंगे। आज बाखबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।